कहानी की शुरुआत स्पेन से शुरू होती है, जहां खाने, पानी और बाकी बेसिक रिसोर्सेज की भारी कमी के बाद एक तानाशाही सरकार ने देश पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। सरकार ने नॉट इनफ फॉर ऑल नाम की पॉलिसी लागू कर रखी है। इसके तहत पहले बुजुर्गों को खत्म किया गया और अब प्रेग्नेंट विमेन और छोटे बच्चों को पकड़कर मार दिया जाता है ताकि बचे हुए रिसोर्सेज बाकी लोगों में बांटे जा सके। इसी देश में माया अपने पति निको के साथ छिपकर रह रही है। माया कई महीनों की प्रेग्नेंट है, इसलिए बाहर निकलना उसके लिए सीधा खतरा है। उनकी पहली बेटी उमा भी कुछ समय पहले इसी रिजीम की वजह से उनसे छिन चुकी है। उस घटना के बाद से मिया खुद को जिम्मेदार मानती है, मगर अभी उसके सामने अपनी दूसरी बच्ची को बचाने का सवाल है। दोनों स्मगलर्स की मदद से आयरलैंड भागने वाले हैं क्योंकि वहां हालात अभी सुरक्षित है। प्लान के मुताबिक उन्हें एक ट्रक के शिपिंग कंटेनर में छिपाकर पोर्ट तक ले जाया जाएगा। वहां से यही कंटेनर कार्गो शिप पर रख दिया जाएगा और शिप उन्हें आयरलैंड पहुंचा देगा। रात के अंधेरे में माया और निको कई दूसरे लोगों के साथ कंटेनर यार्ड की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट घूम रही है। पुलिस डॉग्स लोगों की गंध ढूंढ रहे हैं और आर्म्ड सोल्जर्स हर रास्ते पर नजर रखे हुए हैं। माया के लिए तेज चलना मुश्किल है, इसलिए निको उसका हाथ पकड़कर उसे भीड़ के साथ आगे बढ़ाता रहता है। कंटेनर तक पहुंचने से पहले स्मगलर अचानक ज्यादा पैसे मांगता है। निको बताता है कि वे तय की गई रकम पहले ही दे चुके हैं, लेकिन वह आदमी बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के उन्हें अंदर भेजने से मना कर देता है। आखिर निको को माया की रिंग तक देनी पड़ती है। इसके बाद दोनों को कई रेफ्यूजीज के साथ एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाहर बड़े अक्षरों में नोवेयर लिखा है। अंदर क्रेट्स और बॉक्सेस के बीच बहुत कम जगह बची है। किसी के साथ बच्चा है, कोई अपने परिवार से अलग हो चुका है और हर इंसान को रास्ते में चेकिंग का डर है। मिया एक कोने में बैठती है तो निको उसे एक चॉकलेट देता है जिसे उसने मुश्किल से बचा कर रखा था। वह चाहता है कि दोनों इसे आयरलैंड पहुंचने के बाद साथ खाएं ताकि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत किसी अच्छी चीज से हो। ट्रक आगे बढ़ता है तो रेडियो पर सरकार के नए ऑर्डर्स सुनाई देते हैं। कंटेनर में बैठा एक आदमी बताता है कि शॉर्टेजेस के नाम पर पहले बुजुर्गों को मारा गया और अब बच्चों और प्रेग्नेंट विमेन की बारी है। मिया घबराकर पूछती है कि अगर यह रेजिम आयरलैंड तक पहुंच गई तो वे कहां जाएंगे। निको माहौल हल्का करने के लिए कहता है कि आयरिश लोगों को हराना इतना आसान नहीं होगा। बातों के बीच निको मिया के पेट पर हाथ रखता है। दोनों ने बच्ची के लिए नोआ नाम सोचा है, मगर मिया बताती है कि उसने 2 दिनों से बेबी की मूवमेंट महसूस नहीं की। निको भी डर जाता है, फिर उसी जगह हाथ रखता है जहां बच्ची अक्सर किक करती थी। थोड़ी देर बाद हल्की मूवमेंट महसूस होती है और दोनों राहत की सांस लेते हैं। निको मानता है कि वह भी डरा हुआ है, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर दोनों अपनी पुरानी लाइन दोहराते हैं। आज वे एक दूसरे से कल से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आने वाले कल से कम। कई घंटों बाद ट्रक रुकता है। माया को लगता है कि वे पोर्ट पहुंच गए, मगर कंटेनर खुलते ही स्मगलर्स आधे लोगों को नीचे उतरने का ऑर्डर देते हैं। निको मिया के पास रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जबरदस्ती अलग ट्रक की तरफ भेज दिया जाता है। वह बार बार बताता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ इसी कंटेनर में है, फिर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। निको को ग्रीन कलर के 107 नंबर वाले कंटेनर में बैठाया जाता है। दोनों के फोन्स अभी उनके पास हैं, इसलिए ट्रक्स चलने पर वह माया को कॉल करता है। निको कहता है कि उसका ट्रक पीछे ही चल रहा है और पोर्ट पर वे दोबारा मिल जाएंगे। वह माया को बैटरी बचाने, फूड संभाल कर रखने और किसी अनजान आदमी पर भरोसा न करने के लिए कहता है। माया कॉल काटने से डर रही है। उमा को खोने के बाद निको से अलग होना उसके लिए आसान नहीं। निको समझाता है कि इस हफ्ते आयरलैंड जाने वाला केवल एक कार्गो शिप है, इसलिए दोनों को आखिर उसी जगह पहुंचना है। माया उसकी बात मानकर फोन रख देती है। रास्ते में ट्रक रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के पास से गुजरता है। बोर्ड्स पर बच्चों को वापस करने की मांग लिखी है, लेकिन कुछ ही दूरी पर मिलिट्री चेक पॉइंट लगा हुआ है। ड्राइवर तुरंत अंदर बैठे लोगों को क्रेट्स के पीछे छिपने के लिए कहता है। सभी कार्गो को सामने लगाकर पीछे जगह बनाते हैं ताकि कंटेनर खोलने पर केवल सामान दिखाई दे। एक ऑफिसर ड्राइवर के पेपर्स चेक करता है। ड्राइवर कहता है कि उसे अंदर रखे कार्गो के बारे में कुछ नहीं पता, मगर ऑफिसर को उसकी बात पर शक हो जाता है। वह कंटेनर खुलवाकर खुद अंदर आता है और बॉक्सेस के बीच देखने लगता है। मिया बाकी लोगों के पीछे छिपी है। तभी उसे ऊपर रखे क्रेट्स के बीच थोड़ी जगह दिखाई देती है। वह किसी तरह चढ़कर सबसे ऊपर पहुंच जाती है। ऑफिसर को समझ आ जाता है कि कार्गो के पीछे लोग छिपे हुए हैं। वह सभी को बाहर आने का ऑर्डर देता है और झूठा भरोसा दिलाता है कि सरेंडर करने पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलता, क्योंकि सभी जानते हैं कि बाहर निकलने के बाद भी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ सेकंड्स इंतजार करने के बाद
ऑफिसर सोल्जर्स को फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। अगले ही पल गोलियां क्रेट्स और मेटल वॉल्स को चीरने लगती हैं। माया ऊपर मुंह दबाकर पड़ी रहती है, जबकि नीचे छिपे सभी लोग मारे जाते हैं। कई बुलेट्स कंटेनर के आर पार निकल जाती हैं और दीवारों में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। फायरिंग रुकने पर सोल्जर्स बॉडीज और उनका सामान बाहर निकालते हैं। माया के ठीक नीचे लोगों को घसीटा जा रहा है, लेकिन वह सांस तक रोककर पड़ी रहती है। किसी की नजर उस तक नहीं पहुंचती और कंटेनर दोबारा बंद कर दिया जाता है। सोल्जर्स के जाने के बाद मिया नीचे उतरती है। कुछ देर पहले तक जिन लोगों के साथ वह सफर कर रही थी, अब उनमें से कोई जिंदा नहीं है। वह तुरंत निको को कॉल करती है, मगर उसका फोन नहीं उठता। माया वॉइसमेल में उसे चेक पॉइंट के बारे में बताकर सावधान रहने को कहती है। इसके बाद भी वह कई बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। ट्रक आखिर पोर्ट पहुंचता है और कंटेनर को क्रेन से कार्गो शिप पर चढ़ा दिया जाता है। मिया अंदर से मदद के लिए चिल्लाती है, मगर बाहर मशीन्स, हवा और समुद्र का शोर इतना ज्यादा है कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। रात में स्टॉर्म और तेज हो जाता है। शिप पर रखे कंटेनर्स बुरी तरह हिलने लगते हैं। क्रू उन्हें बांधने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक बड़ी लहर माया वाले कंटेनर को अपनी जगह से खिसका देती है। कंटेनर डेक पर सरकता हुआ किनारे तक पहुंचता है और सीधे समुद्र में जा गिरता है। अंदर टक्कर लगने से माया बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे पहले लगता है कि कंटेनर शिप के किसी निचले हिस्से में फंस गया है। बुलेट होल से बाहर देखने पर उसे हर तरफ केवल पानी दिखाई देता है। अब कंटेनर खुले समुद्र में तैर रहा है और फायरिंग से बने होल्स के रास्ते पानी अंदर घुस रहा है। दरवाजा बाहर से लॉक्ड है, इसलिए मिया उसे खोल भी नहीं सकती। वह कार्गो और यात्रियों का बचा हुआ सामान चेक करती है। अंदर प्लास्टिक के टपरवेयर बॉक्सेस, पैक्ड ईयरफोन्स, फ्लैट स्क्रीन टीवीज, वोडका की बॉटल्स और हुडीज रखी है। अलग अलग बैग से उसे टेप, छोटा नाइफ, बैटरी ड्रिल, थोड़ा पानी और कुछ खाने की चीजें भी मिल जाती हैं। सामान बेकार सा लगता है, मगर इसी से उसे आगे जिंदा रहने का तरीका निकालना है। माया टेप, प्लास्टिक और कपड़ों के टुकड़ों से बुलेट होल्स बंद करती है। कुछ जगह पानी रुक जाता है, लेकिन प्रेशर बढ़ने पर टेप फिर निकलने लगता है। वह टपरवेयर से पानी भरकर बाहर फेंकती रहती है और वॉल पर उसका लेवल मार्क कर देती है, ताकि समझ सके कि कंटेनर कितनी तेजी से डूब रहा है। गिरने के दौरान उसका फोन भी टूट चुका है। स्क्रीन का टच ठीक से काम नहीं कर रहा। पिन डालते समय गलत नंबर्स प्रेस हो जाते हैं और फोन लॉक हो जाता है। अब मिया खुद किसी को कॉल नहीं कर सकती। केवल इनकमिंग कॉल आने पर ही वह बात कर पाएगी। एक होल से बाहर देखते हुए उसे पास में ग्रीन कलर का 107 नंबर वाला कंटेनर दिखाई देता है। उसे लगता है कि निको उसी में है। मिया उसका नाम पुकारती है, मगर वहां से कई लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ ही देर में वह कंटेनर पानी से भरकर डूब जाता है। मिया को लगता है कि निको भी उसके साथ चला गया, लेकिन उसके पास इसे पक्का करने का कोई तरीका नहीं। रात भर वह पानी निकालती, होल्स बंद करती और फोन में सिग्नल ढूंढती रहती है। अगले दिन अचानक निको की कॉल आती है। उसकी आवाज सुनते ही मिया रोने लगती है। निको बताता है कि उसका ट्रक पोर्ट पहुंचा ही नहीं। ड्राइवर ने उसे और बाकी लोगों को शहर के बाहर उतार दिया था, इसलिए डूबने वाले कंटेनर में वह मौजूद नहीं था। माया उसे पूरी सिचुएशन बताती है। निको पहले चुप हो जाता है, फिर कहता है कि वह किसी तरह उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा। मिया को उमा की याद आने लगती है और वह मानती है कि उसने एक बार फिर सब खराब कर दिया। निको साफ कहता है कि उमा के साथ जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। अभी उसे फोन और अपनी स्ट्रेंथ बचाकर बेबी के लिए जिंदा रहना है। कॉल खत्म होते ही मिया को तेज कंट्रैक्शन होता है। वह बच्ची से कुछ समय और रुकने के लिए कहती है, मगर लेबर शुरू हो चुका है। कंटेनर में पानी बढ़ रहा है, बाहर स्टॉर्म है और डिलीवरी में मदद करने वाला कोई नहीं। माया प्लास्टिक और कपड़े बिछाती है, नाइफ को वोडका से साफ करती है और अकेले डिलीवरी के लिए तैयार होती है। अगली प्रॉब्लम नुआ को दूध पिलाने की है। भूख और डिहाइड्रेशन के कारण माया के शरीर में पर्याप्त मिल्क नहीं बन रहा। बच्ची लगातार रोती है और ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती। माया कुछ पल के लिए परेशान होकर आवाज ऊंची कर देती है, फिर तुरंत उसे सीने से लगाकर शांत करती है। कई कोशिशों के बाद नुआ थोड़ा दूध पीना शुरू करती है, मगर मिया समझती है कि उसे खुद भी जल्द कुछ खाना होगा। कंटेनर में बचा फूड जल्दी खत्म हो जाता है। निको की दी हुई चॉकलेट अब भी उसके पास है, लेकिन मिया उसे आयरलैंड पहुंचने के वादे की तरह बचाकर रखती है। कई दिनों की भूख के बाद उसके पास प्लेसेंटा के अलावा कुछ नहीं बचता। अपनी ताकत और मिल्क बनाए रखने के लिए आखिर उसे उसका एक हिस्सा खाना पड़ता है। पानी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए माया रूफ में रास्ता बनाने का फैसला करती है। वह ड्रिल से मेटल पर पास पास कई होल्स बनाती है। बैटरी सीमित है और काम बहुत धीमा चल रहा है। बीच बीच में उसे पानी निकालने और नुआ को संभालने के लिए रुकना पड़ता है, मगर वह रोज थोड़ा हिस्सा काटती रहती है। ड्रिल के होल्स के रास्ते एक दिन बारिश का पानी अंदर आने लगता है। मिया तुरंत साफ टपरवेयर रखकर उसे जमा करती है। इसी फ्रेश वाटर से वह अपनी प्यास बुझाती है, नुआ को साफ करती है
और बच्ची का शरीर गर्म होने पर उसे ठंडा करती है। चारों तरफ समुद्र होने के बावजूद पीने लायक पानी उसे केवल बारिश से मिलता है। लगातार भूख, दर्द और नींद की कमी का असर उसके दिमाग पर भी पड़ने लगता है। एक दिन उसे यूमा कंटेनर के अंदर खड़ी दिखाई देती है। यूमा उससे पूछती है कि उसने सोल्जर्स को उसे ले जाने क्यों दिया। मिया रोते हुए माफी मांगती है, मगर जल्द समझ जाती है कि सामने कोई नहीं है। ये उसका गिल्ट है जो इतने समय से उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। वह खुद को संभालकर रूफ पर काम जारी रखती है। ड्रिल से बने होल्स को नाइफ और मेटल के टुकड़े की मदद से जोड़ती है। काफी मेहनत के बाद रूफ का एक चौकोर हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और पहली बार पूरी सनलाइट अंदर आती है। माया नोआ को उठाकर आसमान और समुद्र दिखाती है। रूफ पर चढ़कर वह चारों तरफ मदद तलाशती है, मगर होराइजन पर कोई जमीन नहीं। कुछ देर बाद ऊपर से एक प्लेन गुजरता दिखाई देता है। मिया कपड़ा हिलाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी में उसका पैर कटे हुए मेटल पर फिसल जाता है। शार्प किनारा उसकी जांघ में गहरा घाव कर देता है। वह किसी तरह अंदर उतरती है। खून तेजी से बह रहा है और अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो वह ज्यादा देर नहीं बचेगी। मिया वोडका से घाव साफ करती है। टीवी के अंदर से पतला मेटल और वायर्स निकालकर उन्हें नीडल और थ्रेड की तरह इस्तेमाल करती है। दर्द के बावजूद वह खुद स्टिचेस लगाती है और ऊपर कपड़ा कसकर बांध देती है। रूफ खुल चुका है, मगर खाने की प्रॉब्लम अभी बाकी है। माया पैक्ड ईयरफोन्स के वायर्स निकालकर उन्हें जोड़ती है और छोटा फिशिंग नेट बनाती है। नोआ के गंदे डायपर को बेट की तरह इस्तेमाल करके फिश को कंटेनर के पास बुलाया जाता है। कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद नेट में छोटी फिश फंसने लगती है। माया उन्हें रॉ खाती है और कुछ फिश पानी भरे टपरवेयर में जिंदा रखती है। इससे उसे रोज थोड़ा फूड मिलने लगता है और नोआ के लिए मिल्क भी बढ़ता है। फिर भी मौसम हर दिन नई मुश्किल खड़ी करता है। दिन में तेज धूप मेटल को गर्म कर देती है, रात को ठंड बढ़ जाती है और ऊंची वेव्स क्रेडल को पलटने लगती है। एक रात नोआ का शरीर बहुत ठंडा पड़ जाता है। मिया उसे कई हुडीज में लपेटती है, मगर बच्ची की हालत नहीं सुधरती। वह मेटल के छोटे हिस्से में थोड़ी वोडका जलाकर हल्की फ्लेम बनाती है और नोआ को पास रखकर गर्म करती है। पूरी रात बच्ची को सीने से लगाए रखने के बाद सुबह उसकी हालत कुछ बेहतर होती है। 12वें दिन मिया फोन में बची फैमिली फोटोज नोआ को दिखाती है। वह बताती है कि रिजीम आने से पहले वह स्कूल टीचर थी और निको की एक छोटी स्टोर थी। शॉर्टेज बढ़ने पर स्टोर में बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर भी आसपास के लोग निको से मिलने वहां आते थे, क्योंकि वह मुश्किल समय में भी उन्हें उम्मीद देता था। इसके बाद मिया उमा की फोटो दिखाती है। उमा पायलट बनना चाहती थी और हमेशा टॉय एयरप्लेन से खेलती थी। जब सोल्जर्स ने बच्चों को पकड़ना शुरू किया, मिया उसे घर में छिपा कर रखती और निको फूड लेने बाहर जाता था। कई दिनों तक बंद रहने के बाद उमा बाहर जाने की जिद करने लगी। मिया उसे केवल 5 मिनट्स के लिए लेकर निकली, लेकिन उसी दौरान सोल्जर्स ने दोनों को देख लिया। वे उमा को उसकी आंखों के सामने छीन कर ले गए और मिया कुछ नहीं कर सकी। इसी वजह से वह आज तक सोचती है कि अगर उस दिन घर से बाहर न निकली होती तो उसकी बेटी बच जाती। नोआ को यह बताते हुए मिया फिर टूटने लगती है, मगर बच्ची को देखकर खुद को रोक लेती है। उमा वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस बार मिया के पास अपनी बेटी के लिए लड़ने का मौका है। कई दिनों से निको की कोई कॉल नहीं आई थी। मिया रोज फोन को रूफ के पास रखकर सिग्नल का इंतजार करती है। आखिर एक दिन फोन बजता है, मगर दूसरी तरफ निको की आवाज बहुत कमजोर है। वह बताता है कि माया तक पहुंचने के लिए वह एक स्पीड बोट में छिपा था। सोल्जर्स ने उसे ढूंढकर गोली मार दी और अब वह एक कंटेनर में छिपा हुआ है। निको जानता है कि खून ज्यादा बह चुका है और वह बचने वाला नहीं। वह मिया से कहता है कि अब उसे अकेले ही बच्ची को आयरलैंड तक पहुंचाना होगा। मिया उसे बताती है कि उनकी बेटी पैदा हो चुकी है। ये सुनकर निको फोन बच्ची के पास रखने के लिए कहता है। वह नोआ से कहता है कि जब भी उसे डर लगे वह आंखें बंद करके अपनी माँ से लिपट जाए, क्योंकि उसके लिए सबसे सेफ जगह वही होगी। मिया बताती है कि बच्ची का नाम नोआ है। आखिरी बार दोनों अपनी वही पुरानी लाइन दोहराते हैं। आज वे एक दूसरे से कल से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आने वाले कल से कम। इसके बाद कॉल कट जाती है। मिया समझ जाती है कि निको अब वापस नहीं आएगा। वह कुछ देर तक वहीं बैठी रहती है, मगर नोआ का रोना उसे फिर उठने पर मजबूर करता है। अब उसे किसी के आने का इंतजार नहीं करना। उसे जो भी करना है खुद ही करना होगा। अगले कई दिनों की रूटीन लगभग एक जैसी है। मिया फिश पकड़ती है, रेन वाटर बचाती है, होल्स बंद करती है और वॉल पर गुजरते दिनों का हिसाब लिखती रहती है। 14वें दिन वह फिश खाते खाते थक चुकी है। 20वें दिन नोआ बहुत कमजोर होकर ज्यादा सोने लगी है और 24वें दिन वाटर लेवल रूफ के पास पहुंच जाता है। कंटेनर का डूबना अब तय है।
माया टपरवेयर, लकड़ी, वायर्स और कपड़ों की मदद से नोआ के क्रेडल को मजबूत फ्लोटिंग राफ्ट में बदल देती है। उसे रूफ से बांधती है ताकि कंटेनर नीचे जाने पर बच्ची पानी के ऊपर रहे। अपने लिए भी एक लंबी स्ट्रैप तैयार करती है जिसे जरूरत पड़ने पर राफ्ट से जोड़ा जा सके। 26वें दिन उसे एक सीगल दिखाई देती है। इतने दिनों में पहली बार कोई ऐसा बर्ड नजर आया है जो लैंड या फिशिंग बोट्स के आसपास रहता है। मिया समझ जाती है कि कोस्ट शायद ज्यादा दूर नहीं। वह राफ्ट और बची हुई चीजें तैयार करती है, लेकिन उसी दौरान कंटेनर तेजी से नीचे जाने लगता है। पानी रूफ तक पहुंच चुका है। नीचे तैरते सामान में मिया को उमा की फोटो और निको की दी हुई चॉकलेट दिखाई देती है। वह उन्हें छोड़ नहीं पाती और दोबारा कंटेनर के अंदर उतर जाती है। फोटो पकड़ते समय उसका पैर स्ट्रैप में फंस जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पानी उसके सिर से ऊपर चला जाता है। माया पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाती है और आखिरी मोमेंट पर रूफ के होल से बाहर निकलती है। तब तक कंटेनर का बैलेंस बिगड़ चुका होता है। नोआ की राफ्ट रस्सी से छूटकर अंधेरे में दूर चली जाती है और कंटेनर मिया के नीचे समुद्र में डूब जाता है। अब मिया खुले पानी में अकेली है। वह नोआ का नाम पुकारते हुए वेव्स के बीच तैरती है, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी ताकत खत्म हो रही होती है। तभी पास से एक बड़ी वेल गुजरती है। वेल नोआ की राफ्ट के आसपास पानी उछालती है। ठंडा पानी पड़ते ही बच्ची जोर से रोने लगती है। मिया उसी आवाज की तरफ तैरती है और आखिर राफ्ट तक पहुंच जाती है। वह नोआ को सीने से लगाकर स्ट्रैप का एक सिरा राफ्ट और दूसरा अपनी कलाई से बांध लेती है। कंटेनर डूब चुका है। अब उनके पास न शेल्टर है, न ड्रिंकिंग वाटर और न ज्यादा फूड। अगली सुबह फिर सीगल्स दिखाई देती है। मिया समझती है कि बर्ड्स को एक जगह जमा किया जाए तो शायद पास से गुजरने वाली बोट उनका ध्यान देख सके। वह टपरवेयर में बची आखिरी फिश के टुकड़े पानी में डाल देती है। कुछ ही देर में कई बर्ड्स राफ्ट के ऊपर चक्कर लगाने लगती है। पास की एक छोटी फिशिंग बोट पर एक आयरिश वुमन अपने पिता और बेटे के साथ मौजूद है। उसका बेटा दूर जमा बर्ड्स की तरफ इशारा करता है। उन्हें लगता है कि वहां फिश का बड़ा ग्रुप होगा, इसीलिए वे बोट उसी दिशा में मोड़ देते हैं। पास पहुंचने पर उन्हें पहले नोआ की छोटी राफ्ट दिखाई देती है। वे बच्ची को बोट पर उठा लेते हैं, मगर मिया कहीं नजर नहीं आती। वुमन को राफ्ट से बंधी स्ट्रैप दिखती है। उसे खींचने पर मिया का बेहोश शरीर पानी के अंदर से ऊपर आता है। वे उसे बोट पर चढ़ाकर तुरंत सीपीआर शुरू करते हैं। कई कोशिशों के बाद मिया पानी उगलते हुए सांस लेने लगती है। होश आते ही वह नोआ को ढूंढती है। वुमन बच्ची को उसके पास लाती है और मिया उसे सीने से लगा लेती है। बोट पर मौजूद परिवार सुरक्षित है और दूर कोस्ट दिखाई दे रही है। मिया समझ जाती है कि वह आखिर आयरलैंड पहुंच चुकी है। फिशिंग फैमिली इमरजेंसी सर्विसेज को खबर देती है और बोट दोनों को लेकर शोर की तरफ बढ़ने लगती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।